पेरू के घने अमेजन जंगल के अंदर उराय नाम का एक आदमी अपने गांव में बैठा अपने सबसे करीबी दोस्त सॉल को एक चिट्ठी लिख रहा होता है। वह चिट्ठी में बताता है कि जंगल की हालत हर दिन और भी खराब होती जा रही है। शिकारी बेधड़क जानवरों का शिकार कर रहे हैं और उन्हें सामान की तरह बेच रहे हैं। इस बेरहमी की वजह से पूरे जंगल में अब सिर्फ एक ही काला जगुआर बचा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि शायद वह भी ज्यादा समय तक जिंदा न रह पाए। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में एना नाम की एक बेहद खतरनाक महिला शिकारियों के बड़े गिरोह की अगुवाई कर रही होती है। उसके आदमी लगातार जंगल से पकड़े गए जानवरों को ट्रकों में भरकर ले जा रहे हैं। तभी उसके एक साथी आकर खुशखबरी देता है कि वे उस दुर्लभ काले जगुआर तक पहुंचने ही वाले हैं। यह सुनते ही एना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इतने अनोखे जानवर को पकड़ना उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन एना और उसके लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस काले जगुआर की वे तलाश कर रहे हैं वह उनसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है और उनकी हर हरकत पर चुपचाप नजर रख रहा है। इसी बीच अमेजन जंगल से हजारों किलोमीटर दूर सॉल नाम का एक आदमी अपने दोस्त उराय की भेजी हुई वही चिट्ठी पढ़ रहा होता है। रात काफी हो चुकी होती है। तभी उसकी बेटी ऑटम कमरे में आती है और हैरानी से पूछती है कि वह अभी तक जाग क्यों रहा है। सॉल तुरंत चिट्ठी छिपा देता है और मुस्कुराकर कहता है कि वह अपनी थीसिस के लिए रिसर्च कर रहा है। वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ऑटम को अमेजन जंगल में चल रही असली सच्चाई का पता चले। उसी समय टीवी पर अमेजन जंगल की तबाही को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई जाती है। रिपोर्ट में एना का नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि उसके कारोबार की वजह से जंगल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। लेकिन एना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साफ कह देती है कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक उसके बिजनेस की वजह से ही इस इलाके में लोगों को पैसा और रोजगार मिल रहा है। उस रात ऑटम अपने कमरे में जाती है। वह फर्श पर बिछा हुआ गलीचा हटाती है और उस पेंटिंग पर फिर से काम शुरू कर देती है, जिसे वह पिछले कई दिनों से सबकी नजर बचाकर बना रही होती है। पेंटिंग बनाते बनाते उसे अपना बचपन याद आने लगता है। वह समय जब वह अमेजन के घने जंगल में रहती थी। उसे जंगल में घूमना, नदी के किनारे खेलना और वहाँ के जानवरों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी नजर नदी के किनारे बैठे एक छोटे से काले जगुआर के बच्चे पर पड़ती है। वह बिल्कुल अकेला, डरा हुआ और खोया सा दिखाई देता है। ऑटम उसे देखकर समझ जाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वह धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ जाती है ताकि उसे लगे कि वह कोई खतरा नहीं है। दोनों नदी में बह रहे पौधों के एक बड़े ढेर पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे जगुआर का बच्चा ऑटम पर भरोसा करने लगता है। देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। तभी ऑटम प्यार से उस छोटे जगुआर का नाम होप रख देती है। शाम होने पर ऑटम को अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई देती है। वे उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। ऑटम जोर से आवाज लगाती है और कुछ देर बाद उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही सॉल की नजर उस छोटे काले जगुआर पर पड़ती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है। वह बताता है कि शायद इस बच्चे की माँ वही काली जगुआर थी जिसे कुछ समय पहले शिकारियों ने मार दिया था। सॉल यह भी कहता है कि अब जंगल पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। हर दिन शिकारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और बेबस जानवर उनकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। अगले दिन ऑटम हमेशा की तरह स्कूल पहुंचती है, लेकिन क्लास में माहौल अचानक बदल जाता है जब उसकी टीचर डोरिया बताती हैं कि आज सभी छात्रों को साइंस की क्लास में मेंढकों का डिसेक्शन करना होगा। यह सुनते ही ऑटम गुस्से से भर जाती है। वह किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकती। वह वहीं क्लास में जानवरों के साथ हो रही क्रूरता की हॉटलाइन पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर तुरंत उसका फोन रोक लेती है और गुस्से में उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देती है। इस घटना के बाद भी ऑटम हार नहीं मानती। वह पूरे इलाके में पोस्टर लगाने लगती है जिन पर लिखा होता है कि जानवरों के साथ क्रूरता बंद करो। बाद में वह शहर के एक पार्क में जाकर बैठती है। वहाँ वह पक्षियों और दूसरे जानवरों के साथ समय बिताती है। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। कुछ घंटों बाद ऑटम घर लौटती है और अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करने लगती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह यह भी कहती है कि उसके पिता उसके व्यवहार से इतने नाराज हैं कि अब वे चाहते हैं कि वह अपनी दादी के घर जाकर रहे। इसी बीच बात करते करते ऑटम की नजर सॉल की मेज के एक दराज से बाहर निकले हुए कागजों पर पड़ती है। उत्सुकता में वह फोन रख देती है और उन कागजों को देखने लगती है। अंदर उसे उराय का भेजा हुआ एक और पत्र मिलता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि एली के चले जाने के बाद भी जंगल के लोग हिम्मत नहीं हारे हैं और अब भी जानवरों और जंगल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहीं पहली बार पता चलता है कि ऑटम की माँ एली एक मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी जंगल और वहाँ के जानवरों की रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन एक मिशन के दौरान कुछ खतरनाक लोगों ने उनकी हत्या कर दी। ऑटम जैसे जैसे बाकी कागज देखने लगती है, उसे अपनी पुरानी ड्राइंग, परिवार की तस्वीरें और कई अखबारों की कटिंग मिलती हैं। ये सब उस समय की यादें थीं जब उसका पूरा परिवार अमेजन के जंगल में रहता था। उसी दौरान उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। सॉल को इतने सालों से उराय की चिट्ठियां
लगातार मिल रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में ऑटम को नहीं बताया। ये जानकर ऑटम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपने पिता के ऑफिस पहुंचती है और उनसे जवाब मांगती है, लेकिन सॉल इस बात से नाराज हो जाते हैं कि उसने उनकी निजी चीजें देखी। वे उसे घर जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि बाद में आराम से बात करेंगे, लेकिन इस बार ऑटम पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कहती है कि पत्र में जिस आखिरी काले जगुआर का जिक्र है वह जरूर होप होगा, वही छोटा जगुआर जिसके बारे में उसके पिता ने बचपन में उससे वादा किया था कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये बात सुनते ही सॉल और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। वे गुस्से में ऑटम को तुरंत वहाँ से चले जाने का आदेश दे देते हैं। दुखी और टूटी हुई ऑटम को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे बचपन के वे खूबसूरत दिन याद आते हैं जब वह अपनी माँ के साथ अमेजन के जंगल में रहती थी। फिर उसे अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी याद आता है और वह दर्द भरा पल भी जब पूरे परिवार को अमेजन छोड़कर वहाँ के आदिवासी लोगों से हमेशा के लिए विदा लेनी पड़ी थी। इन सारी यादों और भावनाओं के बीच ऑटम एक बड़ा फैसला करती है। वह अपना सामान पैक करती है और फिर स्कूल पहुंचती है ताकि अपना फोन वापस ले सके। वह सीधे टीचर डोरिया के ऑफिस में जाती है। डोरिया को तुरंत महसूस हो जाता है कि ऑटम के मन में कुछ चल रहा है। वह उससे पूछती है कि आखिर वह करने क्या वाली है। हर किसी के सवालों और रोक टोक से परेशान होकर ऑटम अपना आपा खो बैठती है। वह डोरिया के पालतू शाही के बच्चे को उठा लेती है और धमकी देती है कि अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देगी। डोरिया बार बार ऑटम से रुकने की गुजारिश करती है। वह उसे समझाती है कि वह जानती है ऑटम कभी भी किसी जानवर को सच में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बातें सुनकर ऑटम का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह शाही के बच्चे को सुरक्षित नीचे रख देती है और अपना इरादा बदल लेती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें अमेजन जाने वाली फ्लाइट की टिकट दिखाई देती है। ये देखकर डोरिया पूरी तरह हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर ऑटम क्या करने वाली है। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑटम अपना फोन उठाती है और वहाँ से भाग निकलती है। डोरिया को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी स्टूडेंट खुद को किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। घबराकर वह तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बता देती है। उधर ऑटम सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। रास्ते में वह अपनी दादी से फोन पर बात करती है और झूठ बोलती है कि वह अपनी दोस्त राइली के घर रुकने वाली है। दादी से यह बात छिपाने का वादा लेने के बाद वह अमेजन जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाती है। कुछ देर बाद डोरिया भी अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वह उसी फ्लाइट का टिकट लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बोर्डिंग बंद हो चुकी होती है। हार मानने के बजाय वह फैसला करती है कि मियामी में जहाँ फ्लाइट बदलेगी वहीं जाकर ऑटम को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। एयरपोर्ट का स्टाफ उसे बताता है कि वह अपने पालतू शाही किटन को अपने साथ केबिन में नहीं ले जा सकती। मजबूरी में डोरिया किटन को एयरपोर्ट स्टाफ की देखरेख में छोड़ देती है और फिर अपनी अगली फ्लाइट पकड़ लेती है। सफर के दौरान ऑटम देख लेती है कि उसकी टीचर अब भी उसका पीछा कर रही है। वह तुरंत अपनी सीट से हटकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सीट बेल्ट का साइन बंद होता है डोरिया उसे ढूंढना शुरू कर देती है। ज्यादा देर नहीं लगती और वह ऑटम तक पहुंच जाती है। वह ऑटम को समझाती है कि घर से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन ऑटम साफ कह देती है कि वह भाग नहीं रही बल्कि अपने एक पुराने दोस्त की जान बचाने वापस अमेजन जा रही है। वह डोरिया को यह भी याद दिलाती है कि किटन अब विमान के लगेज कंपार्टमेंट में है, यानी अब डोरिया चाहकर भी बीच रास्ते से वापस नहीं लौट सकती। ये सुनकर डोरिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिरकार दोनों मियामी पहुंच जाते हैं। वहाँ डोरिया ऑटम के सामने दो रास्ते रखती है, या तो वह उसके साथ घर वापस चले या फिर उसे पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। ऑटम समझ जाती है कि अब उसके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। तभी वह अचानक बीमार होने का नाटक करने लगती है। घबराकर डोरिया उसे तुरंत एयरपोर्ट के बाथरूम में ले जाती है, लेकिन ऑटम तो पहले से ही मौका ढूंढ रही होती है। जैसे ही डोरिया का ध्यान दूसरी तरफ जाता है ऑटम बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है। वह भागकर पास खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से तेजी से निकल जाती है। पहले तो उसे लगता है कि इस बार वह अपनी टीचर से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गई है, लेकिन डोरिया भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह उसका पीछा करती रहती है और कुछ ही देर बाद ऑटम को फिर से पकड़ लेती है। उन दोनों का यह लंबे और थकाने वाले सफर के बाद आखिरकार ऑटम और डोरिया उस जगह पहुंच जाती हैं जहां कभी ऑटम ने अपना बचपन बिताया था। अब उनका अगला मकसद था उस आदिवासी जनजाति को ढूंढना जिसके साथ ऑटम बचपन में रहा करती थी। इसलिए दोनों घने जंगल के अंदर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे एक छोटे से घाट पर पहुंचती हैं। वहां डोरिया ऑटम से कहती हैं कि कम से कम अपने पिता को एक बार फोन करके बता दें कि वह सुरक्षित है। सॉल को यह तो पता होना ही चाहिए कि उसकी बेटी आखिर है कहाँ। ऑटम मान तो जाती है, लेकिन एक बार फिर झूठ बोल देती है। वह फोन पर सॉल से कहती है कि वह अभी भी अपनी दादी के घर पर ही है और बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन फोन रखते ही वह ऐसा काम करती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वह अपना मोबाइल उठाकर सीधे नदी में फेंक देती है। यह देखकर डोरिया हैरान रह जाती है। वह गुस्से में ऑटम को डांटती है और कहती है कि लगातार झूठ बोलना और इतनी लापरवाही करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑटम शांत होकर कहती है कि वह
यह सब सिर्फ एक वजह से कर रही है, होप को बचाने के लिए। उसकी बातों में सच्चाई और दर्द साफ दिखाई देता है। पहली बार डोरिया को एहसास होता है कि ऑटम जिद नहीं कर रही, बल्कि सच में किसी की जान बचाने निकली है। यहीं से डोरिया का नजरिया बदल जाता है। अब वह ऑटम को रोकने की बजाय उसका साथ देने का फैसला करती है। दोनों नाव में बैठकर जंगल के और अंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं। रास्ते में वे कई नावों को देखती हैं जिनमें पकड़े गए जंगली जानवरों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा होता है। यह नजारा देखकर ऑटम का दिल टूट जाता है। वह डोरिया से कहती है कि यही वजह है जिसके कारण वह इतनी दूर वापस अमेज़न आई है। अगर किसी ने इन्हें नहीं रोका तो इंसान धीरे धीरे पूरे जंगल और उसके सभी जानवरों को खत्म कर देंगे। नदी पार करने के बाद ऑटम नाव वाले का शुक्रिया अदा करती है। तभी कुछ ही देर में आहा जनजाति के लोग उसे पहचान लेते हैं और बड़े प्यार से उसका स्वागत करते हैं। उराय भी अपने पुराने दोस्त की बेटी को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो जाता है। ऑटम उसे सच सच बता देती है कि उसने अपने पिता से झूठ बोला ताकि वह वापस अमेज़न आ सके और शिकारियों से पहले होप को ढूंढकर उसकी जान बचा सके। लेकिन उराय उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। वह कहता है कि होप अब वह छोटा सा जगुआर का बच्चा नहीं रहा, अब वह पूरी तरह बड़ा और जंगली जगुआर बन चुका है। इतने सालों बाद शायद वह ऑटम को पहचान भी न पाए। ये सुनकर ऑटम उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद ऑटम और सेलिया उस पुराने ट्री हाउस की तरफ जाती है जहाँ उसने बचपन में होप के साथ कई खूबसूरत पल बिताए थे। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, अचानक एक विशाल काला जगुआर झाड़ियों से निकलकर उसके कंधे पर हमला कर देता है और अगले ही पल जंगल में गायब हो जाता है। यह सब देखकर सेलिया घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उराय तुरंत ऑटम की चोट का इलाज करता है। वहीं डोरिया अभी भी सदमे में होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना खतरनाक दिखने वाला काला जगुआर कभी वही छोटा सा होप था जो बचपन में ऑटम का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। थोड़ी देर बाद डोरिया अकेले में उराय से बात करती है। तब उराय उसे बताता है कि जंगल के हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। वह कहता है कि अब सिर्फ काले जगुआर ही नहीं बल्कि हर तरह के जंगली जानवर शिकारियों के निशाने पर हैं। बड़े बड़े अपराधी गिरोह जानवरों को पकड़कर चोरी छिपे दुनिया के अलग अलग देशों में बेच रहे हैं। जानवरों की अवैध तस्करी अब दुनिया के सबसे बड़े गैर कानूनी धंधों में से एक बन चुकी है। इसके बाद उराय डोरिया को एक और डरावनी बात बताता है। अगर ऑटम इन खतरनाक लोगों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगी तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो सालों पहले उसकी माँ एली के साथ हुआ था। उस रात ऑटम अकेले झूले में सो रही होती है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि कुछ ही दूरी पर होप चुपचाप खड़ी उसे देख रही है। अचानक ऑटम की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे आसपास कोई मौजूद हो। वह इधर उधर देखती है और तभी उसे जंगल की तरफ भागता हुआ काला जगुआर दिखाई देता है। वह देखती है कि उसकी रखवाली करने वाला कबीले का आदमी गहरी नींद में सो चुका है। मौका देखकर ऑटम चुपके से होप के पीछे जंगल में चली जाती है। उसे पूरा यकीन होता है कि वही उसका पुराना दोस्त है, इसलिए वह बार बार उसका नाम लेकर पुकारती रहती है। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर ताजे पंजों के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर पहुंच जाती है। आखिरकार उसका सामना उस विशाल काले जगुआर से हो जाता है। ऑटम पूरी कोशिश करती है कि होप उसे पहचान ले, लेकिन इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था। होप उसे पहचानने की बजाय पलटकर तेजी से जंगल में भाग जाता है। यह देखकर ऑटम का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका बचपन का दोस्त उसे क्यों नहीं पहचान पाया। अगली सुबह उराय गांव में ऑटम और डोरिया से मिलता है। वह बताता है कि थोड़ी देर में एक ट्रक आने वाला है जो उन्हें सुरक्षित जगह तक छोड़ देगा। लेकिन ट्रक आने से पहले ही एक शिकारी अपनी पिकअप गाड़ी लेकर गांव पहुंच जाता है। वह पूरे कबीले को धमकी देता है कि उसका मालिक आदिवासी लोगों के विरोध से बहुत नाराज है। अगर उन्होंने शिकारियों के रास्ते में आना बंद नहीं किया तो उन्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। धमकी देकर वह वहां से चला जाता है। उराय समझ जाता है कि अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए वह बिना समय गंवाए ऑटम और डोरिया से कहता है कि वे तुरंत उसके साथ ट्रक की तरफ चलें। तीनों जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि होप जंगल के अंदर से चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। वहां से निकलने से पहले ऑटम उराय से एक वादा लेती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में होप की रक्षा करनी होगी। उराय भी बिना देर किए वादा कर देता है कि वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ने लगता है, होप जंगल के रास्ते उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ऑटम जब यह देखती है तो उसका दिल नहीं मानता। बिना एक पल सोचे वह चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा देती है। ये देखकर डोरिया गुस्से से चिल्ला उठती है और ड्राइवर से तुरंत ट्रक रोकने को कहती है। ट्रक रुकते ही ड्राइवर अपना आपा खो देता है। वह कहता है कि वह इन दोनों की परेशानियों से तंग आ चुका है। इतना कहकर वह डोरिया को भी ट्रक से नीचे उतार देता है और अकेला वहां
वहाँ से चला जाता है। डोरिया पहले से ही गुस्से में होती है, लेकिन तभी उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वह अपना बैग खोलकर देखती है तो उसका पालतू शाही किटन उसमें नहीं होता। उधर जंगल के अंदर ऑटम देखती है कि होप झाड़ियों के पीछे खड़ा उसे चुपचाप देख रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और नीचे बैठकर उसे अपने बचपन की तरह प्यार से बुलाने लगती है। वह कोशिश करती है कि होप उसे फिर से पहचान ले। उसी समय डोरिया भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही उसकी नजर ऑटम और उस विशाल काले जगुआर पर पड़ती है, वह डर से सन्न रह जाती है। अचानक होप पूरी रफ्तार से ऑटम की तरफ दौड़ता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब वह हमला कर देगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। हमला करने की बजाय होप प्यार से ऑटम पर छलांग लगाता है और बिल्कुल पुराने दोस्त की तरह उसके साथ खेलने लगता है। उसी पल ऑटम की सारी शंका खत्म हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सचमुच उसका बचपन का दोस्त होप ही है। ये नजारा देखकर डोरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह तुरंत अपना फोन निकालकर इस भावुक पल को रिकॉर्ड करने लगती है। अब उसे भी समझ आ जाता है कि ऑटम शुरू से जो कुछ कह रही थी वह सब सच था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अचानक पूरे जंगल में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर होप घबरा जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऑटम तुरंत समझ जाती है कि शिकारी बहुत पास आ चुके हैं और उनका निशाना होप है। वह और डोरिया बिना समय गंवाए होप के पीछे पीछे जंगल में भागने लगती हैं। भागते भागते होप अचानक नदी में छलांग लगा देता है ताकि शिकारियों से बच सके। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी चट्टान पर पहुंचते हैं। ऑटम समझ जाती है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बिना हिचकिचाए वह सीधे नदी में कूद जाती है। डोरिया पानी से डरती है, लेकिन वह जानती है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह भी ऑटम के पीछे नदी में छलांग लगा देती है। दोनों तेज बहाव में तैरते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। तैरते तैरते ऑटम को एहसास होता है कि उसकी टीचर उसे बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रही है। कुछ देर बाद वे शिकारियों से बच निकलने में कामयाब हो जाती हैं और नदी के किनारे किनारे जंगल में सावधानी से आगे बढ़ती रहती हैं। आखिरकार तीनों कुछ देर आराम करने के लिए नदी के किनारे रुक जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अचानक तीनों की नजर पास ही मौजूद एक विशाल सांप पर पड़ती है। खतरा देखते ही होप फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ जाती है। डोरिया तुरंत ऑटम से भी ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह भी उसके पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन जैसे ही डोरिया पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह वहीं खड़ी रह जाती है, जबकि विशाल सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर होप एक पल भी नहीं सोचती। वह पेड़ से सीधा नीचे छलांग लगाती है और जोरदार दहाड़ लगाकर उस विशाल सांप को डरा देती है। सांप तुरंत पलटकर नदी की तरफ भाग जाता है और कुछ ही सेकंड में पानी में गायब हो जाता है। डोरिया की जान तो बच जाती है, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। ऑटम तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे संभाल कर सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ता बेहद मुश्किल होता है। कहीं बेलों का सहारा लेना पड़ता है तो कहीं पेड़ों की टहनियों को पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में डोरिया ऑटम से पूछती है कि आखिर वह होप को लेकर क्या करना चाहती है। ऑटम बताती है कि वह होप को एक सुरक्षित इकोलॉजिकल कॉरिडोर में पहुंचाना चाहती है। वहां जंगल के जानवर पूरी आजादी से रह सकते हैं और वन रक्षक उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। लंबी और मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ऊपर से फैला हुआ पूरा अमेजन का जंगल देखकर डोरिया मंत्रमुग्ध रह जाती है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि फिलहाल वे शिकारियों से काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए वे एक शांत जगह ढूंढकर वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। अगली सुबह ऑटम खुशी खुशी नदी के किनारे होप के साथ खेलने लगती है। वहीं डोरिया उन दोनों के खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक उन्हें दूर से शिकारियों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऑटम तुरंत डोरिया को इशारा करती है और दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। उसी समय होप लकड़ी का एक खोखला टुकड़ा उठाकर ऑटम के पास लाती है। ऑटम उसकी चाल समझ जाती है। वह और डोरिया दोनों पानी में छिप जाती हैं और उसी खोखली लकड़ी को सांस लेने वाली नली की तरह इस्तेमाल करती हैं। इसी चालाकी की वजह से शिकारी उनके बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं पाते। खतरा टलने के बाद तीनों फिर से जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते डोरिया अचानक ऑटम से पूछती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ऑटम हल्की सी मुस्कान के साथ सच बता देती है कि वह तो बस शुरू से होप के पीछे पीछे चल रही थी। असल में उसे भी रास्ते का कोई पता नहीं है। ये सुनते ही डोरिया घबरा जाती है। वह कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी कोई सही रास्ता नहीं ढूंढा तो वे जंगल में भटक जाएंगे। फिर या तो भूख उन्हें कमजोर कर देगी या कोई खतरनाक जंगली जानवर उन पर हमला कर देगा। इसी बीच अचानक ऑटम के पैर में तेज दर्द उठता है। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। डोरिया बिना देर किए ऑटम की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वह उसे सहारा देकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है, फिर धीरे से उसका जूता उतारती है। तभी
उसे ऑटम के टखने पर गहरी चोट दिखाई देती है। वह ऑटम से कहती है कि वह यहीं आराम करे, जबकि वह जंगल से कुछ जरूरी चीजें लेकर आती है। ऑटम को होप के साथ छोड़कर डोरिया जंगल में चली जाती है। कुछ देर बाद वह नारियल और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लेकर लौटती है जो घाव भरने में काम आती हैं। फिर वह बहुत ध्यान से ऑटम की चोट पर पट्टी बांधती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उराय ने उसे पहले सिखाया था। पास ही होप भी चुपचाप लेटकर दोनों को देखता रहता है। अपनी टीचर को इतनी परेशानी में देखकर ऑटम को बहुत बुरा लगता है। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी वजह से डोरिया अपने सबसे प्यारे साथी किटन से भी बिछड़ गई। ये सुनकर डोरिया अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज बताती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वह कहती है कि एक रात वह अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली बैठी थी। तभी बाहर अचानक किसी गाड़ी के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा घायल शाही किसी तरह रेंगता हुआ उसके घर के अंदर आ गया। डोरिया ने तुरंत जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर उस छोटे से शाही का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। डोरिया ने उसकी पूरी देखभाल की और वही छोटा सा शाही आगे चलकर किटन बन गया। फिर वह बताती है कि किटन से मिलने से पहले उसकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह 2 साल से भी ज्यादा समय तक गंभीर डिप्रेशन की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। लेकिन किटन की देखभाल करते करते उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसी ने उसे दोबारा जीने की हिम्मत दी। किटन की वजह से ही वह घर से बाहर निकल पाई और बाद में एक टीचर भी बन गई। तब से उसने कभी भी अपने इस छोटे से साथी को खुद से दूर नहीं होने दिया। डोरिया की यह कहानी सुनकर ऑटम चुप हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि किटन डोरिया के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। बात खत्म होने के बाद डोरिया ऑटम से कहती है कि अब उसे आराम करना चाहिए ताकि उसके पैर की चोट जल्दी ठीक हो सके। अगली सुबह तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ऑटम के पैर में अभी भी दर्द होता है, इसलिए डोरिया उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगती है। तभी अचानक होप अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। वह बार बार आगे जाकर मुड़कर उन्हें देखने लगता है जैसे किसी तरफ बुला रहा हो। ऑटम समझ जाती है कि होप उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वह डोरिया से कहती है कि उसे नीचे उतार दे। दोनों सावधानी से होप के पीछे पीछे जंगल के और अंदर जाने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक चौंकाने वाला नजारा आता है। झाड़ियों के पीछे एना और उसका पूरा गिरोह छिपा बैठा होता है। वे हाल ही में पकड़े गए जंगली जानवरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर डोरिया चुपचाप अपना फोन निकालती है और सबूत के तौर पर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती हैं। लेकिन तभी ऑटम की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह देखती है कि सेलिया खुद एक शिकारी को मगरमच्छ का बच्चा पकड़ा कर दे रही है। ये देखकर ऑटम के मुंह से अचानक जोर की चीख निकल जाती है। बस फिर क्या था, अपराधियों की नजर तुरंत उन पर पड़ जाती है। उसी समय एना की नजर झाड़ियों में छिपे होप पर भी पड़ जाती है। वह एक ही पल में समझ जाती है कि यही वह दुर्लभ काला जगुआर है जिसकी वह इतने समय से तलाश कर रही थी। एना बिना एक पल गंवाए अपने आदमियों को काले जगुआर को पकड़ने का आदेश दे देती है। इधर ऑटम होप के साथ जान बचाकर भागने लगती है, जबकि डोरिया छिपकर पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग करती रहती है। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। कुछ ही पलों में शिकारी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक शिकारी होप पर बेहोश करने वाला डार्ट चला देता है। डार्ट लगते ही होप जमीन पर गिर पड़ता है। अपने सबसे प्यारे दोस्त को इस हालत में देखकर ऑटम पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद शिकारी ऑटम और होप दोनों को पकड़कर अपनी गाड़ियों के काफिले में डाल देते हैं। उधर डोरिया समझ जाती है कि अगर उसे अपनी स्टूडेंट की जान बचानी है तो उसे तुरंत कुछ करना होगा। वह भागने का रास्ता ढूंढ ही रही होती है कि तभी सेलिया अपनी क्वाड बाइक लेकर वहां पहुंच जाती है। शुरुआत में डोरिया को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन सेलिया समझाती है कि आसपास कोई शहर नहीं है और अगर वे जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो बाइक ही सबसे तेज रास्ता है। मजबूर होकर डोरिया उसे पीछे बैठने के लिए कहती है और दोनों तेज रफ्तार से आहा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर अपराधियों की गाड़ी में बैठी ऑटम बेहोश पड़े होप का सिर सहलाती रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। गांव पहुंचते ही डोरिया उरे को पूरी घटना बताती है और वह वीडियो भी दिखाती है जो उसने छिपकर रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखते ही उरे समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। वह तुरंत डोरिया से कहता है कि यह रिकॉर्डिंग पास के चैनल 31 लेकर जाओ ताकि पूरे इलाके के लोग इस सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकें। इसके बाद उरे सेलिया से पूछता है कि शिकारी ऑटम और होप को कहां ले गए हैं। सेलिया बताती है कि वे दोनों को अपने फार्म पर ले जा रहे हैं। यह सुनते ही उरे को पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी ही अनजाने में अपराधियों की मदद कर रही थी। वह बहुत निराश हो जाता है। अपने बचाव में सेलिया कहती है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे नया फोन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन उरे उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह साफ कह देता है कि अब बहाने बनाने का समय नहीं है और उसे तुरंत उन अपराधियों के ठिकाने तक ले चलना होगा। इसके
बाद आहा जनजाति के लोग हथियार लेकर फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर डोरिया सीधे चैनल 31 के स्टूडियो पहुंचती है। वहां वह अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो सबको दिखाती है और लोगों से अपील करती है कि अगर वे अभी नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। वह भावुक होकर कहती है कि अगर आज किसी ने इन अपराधियों को नहीं रोका तो ऑटम का भी वही अंजाम हो सकता है जो उसकी माँ का हुआ था। साथ ही वह लोगों को याद दिलाती है कि ये शिकारी सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरे जंगल और प्रकृति को खत्म कर रहे हैं। डोरिया की दिल से निकली बातें लोगों पर गहरा असर डालती हैं। देखते ही देखते आसपास के लोग एकजुट होकर अपराधियों का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर एना और उसके शिकारी ऑटम और होप को लेकर अपने फार्म पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगते हैं, आहा, जनजाति अचानक चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। शिकारी तुरंत अपनी बंदूकें आदिवासियों की तरफ तान देते हैं। गुस्से से भरी एना अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश देने ही वाली होती है। उन्हें दूर से और लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों स्थानीय लोग और पुलिस वाले चारों तरफ से वहां पहुंच जाते हैं। अब शिकारी पूरी तरह घिर चुके थे, इसलिए उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। थोड़ी ही देर में अन्ना, भ्रष्ट अफसर और बाकी सभी शिकारियों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जैसे ही अपराधियों को ले जाया जाता है, वहां मौजूद सभी लोग एक साथ जोर से नारा लगाते हैं कि जो लोग एकजुट रहते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। सब लोग मिलकर होप को आजाद कर देते हैं और उसके लिए रास्ता बना देते हैं। काला जगुआर खुशी खुशी वापस उसी जंगल की ओर दौड़ जाता है जहां उसका असली घर है। इतनी बड़ी जीत के बाद ऑटम खुद को रोक नहीं पाती और भावुक होकर डोरिया को कसकर गले लगा लेती है। फिर वह आहा जनजाति के अपने दोस्तों से विदा लेती है और आखिरी बार होप के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है। अपनी स्टूडेंट को जाते हुए देख रही डोरिया की नजर तभी झाड़ियों में होने वाली हलचल पर पड़ती है। अगले ही पल वह हैरान रह जाती है क्योंकि किटन जिंदा और बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आती है। उसे देखकर डोरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपने छोटे से साथी को प्यार से गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद ऑटम अपने पिता सॉल के साथ अपनी माँ एली की कब्र पर जाती है। वहाँ कुछ देर चुपचाप समय बिताने के बाद वह अपने पिता को गले लगा लेती है। तभी सॉल उससे कहता है कि अब वे हमेशा के लिए अमेजन के पास रहने वापस जाएंगे क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि जंगल ही उनका असली घर है। तो दोस्तों, यही थी ऑटम और काले जगुआर की शानदार कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।